वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो यार इस चैप्टर में इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, पहली बात तो ये वीडियो है हमारी चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन की। और इस वीडियो में बहुत बेसिक सी और लेकिन इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करूँगा आपसे। कि पहले तो मैं आपको बताऊँगा वेक्टर्स होते क्या हैं और वेक्टर्स होने के साथ साथ वेक्टर्स कितने तरीके के हो सकते हैं। वेक्टर्स वैसे काफ़ी तरीके के आपको बुक्स में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके जो कि आपके इस चैप्टर में आपको हेल्पफुल होंगे या फिर बहुत मदद मिलेगी चैप्टर पढ़ने में, उन सब वेक्टर्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो चलिए देखिए, ये की पॉइंट्स हैं आज की क्लास के जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं आज की क्लास में। कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यार वेक्टर क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। वेक्टर और स्केलर में फ़र्क ये मैंने चैप्टर 3 में भी बता दिया था आपको कि अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो वो वेक्टर कहलाई जा सकती है। हालांकि वेक्टर होने के लिए और भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। मेन कंडीशन क्या होती है किसी वेक्टर को वेक्टर होने के लिए कि अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर उसके पास अपना कोई डायरेक्शन अगर है तो वो वेक्टर कहलाया जा सकता है। वैसे 3 कंडीशन होती है वेक्टर के लिए, मैं आपको बता देता हूँ कि वेक्टर के लिए पहली चीज़ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो 99.99% केसेस में हो सकता है कि वो वेक्टर हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि आप देखोगे इलेक्ट्रिक करंट का कि अगर ये दोनों हैं तो वो एक चीज़ को और फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। तो वैसे ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर ये दो चीज़ें हैं तो वो वेक्टर कहलाता है, ठीक है। लेकिन बस एक आध एक्सेप्शन है जो कि इन दो क्वांटिटीज से फॉलो नहीं कर पाता, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन सा एक्सेप्शन केसेस होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। यार अगर मुझे बोला जाए ना, मुझे पता है कि अगर मुझे बोला जाए कि मुझे ए वेक्टर बनाना है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर बनाने का तरीका कि आप ए बनाओ और उसके ऊपर एक तीर बना दो। दिस इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। कि अगर आपने एक ए बनाया और ए के ऊपर एक तीर बना दिया, एक एरो बना दिया इसके हेड पे, तो ये अब कहलाएगा ए वेक्टर। सेम वे में अगर मैंने बी बनाया और बी के ऊपर एक एरो बना दिया तो ये कहलाएगा बी वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। अगर मैं इस एरो में भी आपको बात करूं कि ये एरो क्या क्या कंटेन करता है, अगर इस एरो की बात करें तो एरो का जो हेड है, ये हेड कंटेन करता है वेक्टर का डायरेक्शन। भाई हमने बताया ना कि वेक्टर क्या होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो दोनों। ये हेड जो है हेड कंटेन करता है हमारा डायरेक्शन, हेड हमारा डायरेक्शन कंटेन करता है। और ये जो पूछे का पूरा पोर्शन है ये कंटेन करता है मैग्नीट्यूड, ये कंटेन करता है यार मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा यार देखो, एक चीज़ और कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि अगर मैंने बी वेक्टर बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ये वाली होने वाली है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, देख लेना गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने कहीं। ये अगर मेरे पास 4 डायरेक्शन है, कि अगर मैंने बोला कि बी जो है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है तब भी बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और मैंने बोला कि अगर बी साउथ की तरफ चल रहा है तब भी बी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब इसकी खोपड़ी पे जो तीर बनाया है आपने और इस तीर का डायरेक्शन जो टूवर्ड्स ईस्ट दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डायरेक्शन हमेशा ईस्ट होगा। इसका मतलब है कि बी के पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगा और वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की, किसी वेक्टर को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बात करते हैं कि वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो यार मॉडुलस ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन है इट इज अ वेक्टर विदाउट डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर विदाउट डायरेक्शन। यानी ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता। इनडायरेक्टली मैं कहूँ कि यार जब डायरेक्शन ही नहीं है तो ये कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और इसको लिखने का तरीका समझ लो कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है, अगर मेरे पास ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर का मुझे मॉडुलस फाइंड करना है तो इसका मॉडुलस कैसे निकाला जाएगा, ये इसका मॉडुलस निकाला जाएगा, 2 ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाएगा। ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब इसको पूरा रीड करने का तरीका है कि ये ए वेक्टर का मॉडुलस है। और कुछ बुक्स में इसे सिर्फ इस तरीके से भी लिखा जाता है ए, क्योंकि यार इसका मतलब है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो दोनों तरीके सही है, लेकिन 100% सही तरीके की बात की जाएगी तो वो ये है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है यार? मैग्नीट्यूड। क्लियर है मेरी बात? ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा।
तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है? इट इज ए वेक्टर विदाउट डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन खत्म हो जाती है इसमें से, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं कि लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं। लाइक वेक्टर के बारे में अगर हम आपको बताएं, पहले साथ के साथ नोट करते चलना यार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लाइक वेक्टर, तो लाइक वेक्टर के बारे में आप ऐसे समझो भाई, वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक तो होता है डायरेक्शन, एक तो होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। लाइक वेक्टर के केस में डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? सेम, कि अगर दो वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैं इन दोनों को लाइक वेक्टर कब कह सकता हूं? मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को लाइक वेक्टर सिर्फ तब कह सकता हूं जब ए और बी दोनों का डायरेक्शन कैसा हो? सेम। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम मे बी सेम और डिफरेंट, मे बी सेम और डिफरेंट, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तब ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर है मेरी बात? लाइक वेक्टर समझ आया? चलिए लाइक वेक्टर के बाद हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। देखो इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर में कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, मैं भी क्लियर करता हूँ आप लोगों की। इक्वल वेक्टर के लिए बेटा मस्ट कंडीशन है, मैंडेटरी कंडीशन है कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम। डायरेक्शन तो सेम होना ही चाहिए, साथ में मैग्नीट्यूड भी कैसा होना चाहिए? सेम। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तभी ये इक्वल वेक्टर कहलाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो ये इक्वल वेक्टर नहीं आएगा, ये इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा, हाँ ये लाइक वेक्टर कहलाएगा। फिर तो क्वेश्चन ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या ये सारे इक्वल वेक्टर्स लाइक वेक्टर होते हैं? नहीं होते यार, नहीं, हाँ ये होंगे, सारे इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर होंगे। सारे इक्वल वेक्टर्स लाइक वेक्टर तो होंगे लेकिन सारे लाइक वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। एग्जांपल समझना भाई, इक्वल वेक्टर के केस में देखो क्या होगा कि अगर एक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ और दूसरे की वेलोसिटी भी क्या हो 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये तो इक्वल वेक्टर कहला रहा है। लेकिन लाइक वेक्टर के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको? डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखो डायरेक्शन दोनों में नॉर्थ आ रहा है। मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बताया था? मे बी सेम और डिफरेंट। सेम होगा तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन सारे लाइक वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। एग्जाम्पल कि अगर ए वेक्टर की वैल्यू दे दी मैंने आपको 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ और बी वेक्टर की वैल्यू दे दी मैंने 10 मीटर पर अच्छा मैग्नीट्यूड क्या था? डिफरेंट हो सकता है, 12 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो यार ये लाइक वेक्टर तो कहलाएंगे दोनों, दोनों का डायरेक्शन सेम है और लाइक वेक्टर के लिए मैंने क्या बताया था? डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड में भी सेम और डिफरेंट, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो ये लाइक वेक्टर है लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। तो समझ आया मेरा क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपका। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको यूनिट वेक्टर के लिए एक अलग से वीडियो मिल जाए मेरे चैनल पर जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा हल्का सा आइडिया मैं यहाँ भी दूंगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो यार यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। तो यानी ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? वन। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? वन। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यूनिट वेक्टर को एक कैप लगा देते हैं ऊपर की। अगर ए वेक्टर है तो ए के ऊपर कैप, ए कैप हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर है। अगर मैं बना दूं बी कैप तो बी कैप क्या है? मेरा यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से हमें 3 यूनिट वेक्टर यूज करने होते हैं यहाँ पे, आई कैप, जे कैप और के कैप। अभी बात करेंगे आई जे के क्या है, वेट करो थोड़ा सा। तो यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा वन। यार देखो हुआ क्या, जब वेक्टर्स की डिस्कवरी हुई ना तो वेक्टर में मैंने बताया था कि एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, एक डायरेक्शन चाहिए होता है। तो डायरेक्शन की जिम्मेदारी उठा ली यूनिट वेक्टर ने। यूनिट वेक्टर ने कहा कि आप डायरेक्शन की चिंता मत करो, डायरेक्शन मैं संभालूंगा। तो यानी ये सिर्फ क्या करता है, इसका काम क्या होता है मेन, कि बस ये डायरेक्शन बताता है। लिख लेना आप यूनिट वेक्टर ऑलवेज टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। इसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि वेक्टर क्या होता है, कि एक वेक्टर को कैसे बनाया जाता है। एक वेक्टर बनता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन करके, कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन और ऐड कर दो तो एक वेक्टर बन जाता है। एग्जाम्पल, एक वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है? ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो ए, ठीक है। इसका डायरेक्शन कौन देगा? ए कैप। इसका डायरेक्शन कौन देगा साथ में? ए कैप।
इसका डायरेक्शन देगा यार ए कैप, स्मॉल में बना देते हैं ए कैप, ये इसका डायरेक्शन देगा। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि देखो यार यहाँ पे अब मैं अगर बात करूँ कि अगर मैं यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू निकालूँ, ए वेक्टर की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ए वेक्टर की वैल्यू आएगी, सॉरी ए कैप की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए। ये मेरा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकल के आता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से तो वो यूनिट वेक्टर निकल के आता है। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, पहली चीज़ तो बस कि ये बस डायरेक्शन बताता है, ये बस डायरेक्शन बताता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा। चलो अब काम की चीज़ बताते हैं इसमें कि हमें पता पड़ गया कि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताएगा। तो एक्स डायरेक्शन में अगर कोई क्वांटिटी मूव कर रही होगी, अगर कोई क्वांटिटी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम लोग वहाँ पे एक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बोल देंगे वहाँ उसके लिए हम लोग आई कैप यूज़ करेंगे एक्स के लिए। अगर कोई क्वांटिटी वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके लिए मैं जे कैप यूज़ करूँगा। अगर कोई क्वांटिटी जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मैं उसके लिए के कैप यूज़ करूँगा। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। क्या है? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये तीन मैंने यूनिट वेक्टर्स ले लिए। अब यूज़ देखना है इनका, यूज़ कैसे करूँगा कि अगर मान के चलो मुझे बताना है कि मेरी कार, अगर मैंने एक प्लेन बना लिया, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस। अगर मुझे बोलना है कि मेरी कार एक्स एक्सिस पे 4 मैग्नीट्यूड पे, ये मैंने बना लिया 1 2 3, ये मीटर्स में। अगर मुझे अपनी पोजीशन डिसाइड करनी है, मुझे अपनी पोजीशन बतानी है कि मैं एक्स एक्सिस पे 3 मीटर आगे हूँ ओरिजिन से, तो मैं क्या बोलूँगा, सिर्फ 3i। अगर मैं 3i बोल दूंगा ना तो सामने वाला समझ जाएगा, 3 मतलब 3 यूनिट, i मतलब x एक्सिस पे। ठीक है, अगर मुझे किसी को लोकेशन बतानी है कि ये y एक्सिस थोड़ा सा और बड़ी बना लेता हूँ, ये 1, अगर मैंने किसी को लोकेशन बताई कि मेरी लोकेशन है 2i + 3j, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। वो क्या समझ जाएगा, i मतलब x एक्सिस पे 2 चल दिए, j मतलब y एक्सिस पे 3 चल दिए, और ये दोनों पॉइंट जहाँ मिल रहे होंगे यानी मेरी लोकेशन कहाँ है, ये रही, इसे बोला जाएगा 2i + 3j कैप। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ आई होगी यूनिट वेक्टर का रोल कैसे यहाँ पे पूरा हो रहा है कि यूनिट वेक्टर का काम है बस डायरेक्शन बताना, और डायरेक्शन बता रहा है वो हमें। क्लियर है? चलिए, और बहुत डिटेल में एक अगली वीडियो बनाऊंगा मैं, बिल्कुल डिटेल में, लगभग 15-20 मिनट की अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा यूनिट वेक्टर के ऊपर। अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो नेगेटिव वेक्टर के लिए मैं क्या बताऊँ कि नेगेटिव वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड कैसा होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, अगर 4 किलोमीटर कोई टूवर्ड्स आ जाए, नॉर्थ का छोड़ो, कि अगर एक वैल्यू है ये 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में और दूसरी वैल्यू ये है 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये दोनों, अगर मैं इसे ए वेक्टर बोलूँ और इसे बी वेक्टर बोलूँ, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे यार, अपोजिट। इन्हें बोला जाएगा नेगेटिव वेक्टर्स। ये कौन से वेक्टर्स कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। अब बात करते हैं नल वेक्टर की। नल वेक्टर क्या रोल है मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट गया। चलिए, नल वेक्टर की बात करें तो नल वेक्टर को जीरो वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा इसका मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 0, इसका मैग्नीट्यूड होता है 0। तो नल वेक्टर को जीरो वेक्टर के नाम से भी जाना जाएगा। यानी अगर आपको कहीं भी जीरो वेक्टर देखने के लिए मिल जाए या फिर नल वेक्टर देखने के लिए मिल जाए तो समझ जाना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। अच्छा, इसकी एक नंबर में कभी कभी इसकी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आप किसी वेक्टर को नल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा। या लॉजिकल सी बात है कि अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, वो 4 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ या 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स साउथ, और मुझे बोला जाए कि इसको मल्टीप्लाई कर दो नल वेक्टर से, नल वेक्टर बोले तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो आंसर क्या आएगा, 0। तो ध्यान रखना कि नल वेक्टर की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट नल वेक्टर ही मिलता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से पता पड़ता है इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। तो यानी अगर कोई दो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दिख भी रहा है, देखो आपका इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। और को प्लेनर वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, या जो सेम प्लेन में आ रहे हो, जैसे ये मान के चलो मेरे पास y, ये x, तो ये एक्स वाई प्लेन बन गया, ये एक्स वाई प्लेन कह रहा है। तो अब इसके अंदर जो भी वेक्टर्स होंगे वो हमारे को प्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। यानी को प्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं, कोई भी ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करेंगे वो कहलाएंगे हमारे को प्लेनर वेक्टर्स।
तो आई होप आप लोगों को ये सारे वेक्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत बेसिक वीडियो है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में फॉर्म किए जा सकते हैं। अगर मैं आपके स्कूल में एग्जाम लूँगा तो मैं श्योरली हो सकता बनाऊँ ऐसे क्वेश्चंस। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक आए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।